कैसे देख रहे हैं कोरोना जो आ गया, मौजूदा कोरोना, क्या ये किसी खुफिया तंजीम का कोई प्लान है, कोई पीछे पूरे प्लान लोग बैठे हुए हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद साहब, असल में कोरोना इस वक्त आपको पता है पूरी दुनिया में कारोबार और ज़िंदगी और सारा कुछ मफलूज हो चुका है। लॉकडाउन है और बड़ी बड़ी जो इकॉनमी है वो तबाही के नज़दीक पहुंच चुकी हैं। जब स्टार्ट में ये कोरोना वारिद हुआ दुनिया में तो इसको हमें पहले समझने की ये ज़रूरत है कि ये क्या वबा है, जिस तरह ताउन की वबा एक वक्त में आई थी, या ये कोई वार का हिस्सा है या किसी तंजीम का या किसी एक खुफिया जो तंजीम है, आलमी तंजीम, उसका कोई ये पेशखम है। मैं ये समझता हूँ कि कोरोना जो है वो बिल्कुल इस वक्त उसका वजूद मौजूद है और इसको कोरोना को प्लांट किया गया है आलमी एलुमिनाइटी जो तंजीम है उसके हवाले से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। एलुमिनाइटी जो है ये फ्री मैसन वगैरह की अगर डिटेल आपको और नाज़रीन को अंदाज़ा होगा इस बारे में कि मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ। ये एक आलमी खुफिया शैतानी तंजीम है जिसके दुनिया के टॉप जो नोटेबल लोग हैं वो इसके मेंबर्स हैं और रहते ये खुफिया हैं। अब आप देखने की बात यह है कि पहले प्रोपेगेट किया गया कि अमेरिका की फौज गई चाइना में ट्रेनिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए, और उन्होंने उधर फूड उसमें सी फूड मार्केट में ये कोरोना जो है वो इंजेक्ट कर दिया और फिर उधर से वो वुहान वो खासतौर जंगली हयात वगैरह और सूबा हुबई के वुहान में, बिल्कुल। पर ऐसा नहीं हुआ। पहली बात सवालिया निशान ये है कि अगर ऐसा होता तो चाइना में मतलब सबसे पहले इसने अटैक किया और उस वक्त लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे और प्रोग्राम्स भी हुए कि अमेरिका, इसराइल और फलां मुल्क जो हैं उनकी तरफ से ये वारिद किया गया है कोरोना का वायरस चाइना से उसकी इकॉनमी को लाने के लिए। नो डाउट उस वक्त उसकी इकॉनमी जो है वो तबाह भी होने के करीब आ गई और उनके तमाम दुनिया की ट्रेड बंद हो गई, दुनिया का ट्रैवल बंद हो गया, टूरिज्म खत्म हो गई, उनकी इंपोर्ट भी खत्म हो गई, एक्सपोर्ट भी खत्म हो गई। इंपोर्ट तो वो आई थिंक सो शायद करते ही नहीं थे, पर वो बहुत बड़ा वॉल्यूम था उनका एक्सपोर्ट का और पूरी दुनिया एक दफा हिल के रह गई। डोनाल्ड अभी तक सिर्फ चाइना की आप बात करके मैं सिर्फ चाइना की बात कर रहा हूँ क्योंकि पहले स्टार्ट इसको चाइना से बिल्कुल। असल में ये जो फ्री मैसन तंजीम है ये एक खुफिया तंजीम है, ये शैतानी कुव्वतों को मानती है और दुनिया के नोटेबल लोग इसके मेंबर हैं। ये तंजीम ने इस दफ़ा दुनिया में लॉकडाउन करवाया। ये WHO में जितने नोटेबल लोग हैं, जो करता धरता लोग हैं, वो भी उसके मेंबर हैं। WHO के ज़ेरे तहत पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ है इस वक्त। जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ है उसके मुताबिक जो सूरत हाल समझ आ रही है, आप इसको थोड़ा सा बतदरीज देखें कि चाइना में जब ये वबा नाजिल हुई, चाइना में जब ये वबा आई, वायरस आया और पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट पूरी दुनिया से उसकी एक्सपोर्ट बंद हो गई और कट ऑफ हो गया दुनिया से वो, उस वक्त चाइना की करेंसी जो है वो पाकिस्तानी कितने की मिल रही थी? वो उस वक्त चाइना की करेंसी जो है वो मिल रही थी 22-22.5 रुपए की। सही। और जब वो इतना बड़ा क्राइसिस गुजरने के बावजूद चाइना जो है वो इस वबा को कंट्रोल करने में कामयाब हो गया, उन्होंने इसे बिल्कुल क्लीन कर लिया और फिर उन्होंने उसका जश्न भी मनाया कि हमारा कोरोना चाइना में नहीं है। उस वक्त भी वो करेंसी उससे ऊपर चली गई है, उससे नीचे नहीं आई। सही, ठीक है। ये तो पहली इस बात की दलील है किसी भी समझदार आदमी के लिए, अगर वो उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई थी, उनकी ट्रेड बंद हो गई थी दुनिया से, तो उनकी करेंसी तो बहुत गिर जानी चाहिए थी। रुपया देखे ना रोज ही गिरता रहता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो जब ये वबा उधर आई 5-6 हजार लोग आई थिंक उधर अफेक्ट हुए जो मरे, और सारे जो हैं 60-70 साल की उम्र से ज्यादा के थे। ठीक है। पूरी दुनिया में जो लोग दूसरे ममालिक हैं वो वेलफेयर कंट्रीज हैं मेजॉरिटी दुनिया में। पाकिस्तान तो वेलफेयर कंट्री नहीं है। उधर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हुकूमत को उन्हें फैसिलिटेट करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं पर मंथ, उनकी रहाइश का बंदोबस्त करना पड़ता है। अब वो चाइना में भी वो लोग मरे जो वेलफेयर पे थे, बिल्कुल। ठीक है, यंग लोग नहीं मरे। अच्छा,
वो उसके बाद 5-7 हजार उनकी डेथ होने के बाद उन्होंने सारा वो वाइंड अप कर लिया, उसको क्लीन कर लिया, उसको क्लियर कर दिया, और वो बिल्कुल जो है वो शहर उनका, उनसे कैसी बात है कि वो शंघाई में भी नहीं गया वायरस, वो काशगर में भी नहीं गया, वो बीजिंग में भी नहीं गया, वो सिर्फ एक शहर में सील हो गया वायरस। बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने 36 घंटे के नोटिस पे एक 12,000 का बेड बना लिया, 12,000 बेड का हॉस्पिटल बना लिया। ये अक्ल नहीं मानती, ना साइंस मानती है ना अक्ल मानती है। ठीक है ना, कि 36 घंटे में, 36 घंटे मीन्स आप समझे 3 दिन में, ठीक है ना, 3 दिन में उन्होंने 12,000 बेड का हॉस्पिटल बना लिया। ये बात भी मानने के काबिल नहीं है। अमेरिका जैसी माशियत जो है, अमेरिका जैसा जो मुल्क है तरक्की याफ्ता, वो आज इस मर्ज के वो शिकार है और उनसे कोई काम नहीं हो रहा सही इस पे। अच्छा, अब ये जब इसमें ये जो फ्री मैसन तंजीम है, इसको आप नेट पे देखें तो नेट पे अगर कोई हमारे नाज़रीन उसको सर्च करना चाहें तो इनका हेडक्वार्टर जर्मनी के कैस्टल आई थिंक सो जगह है, वहाँ वाक़ है, और वहाँ पे इसकी मेंबरशिप हर बंदे को मिल सकती है जिसको वो अलाउ करें। यानी कि उनका कोई क्राइटेरिया है जिसके वो क्राइटेरिया है उनका। ठीक है जी। ये तंजीम जो है ये दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखती है, एक जंगी, एक ट्रेड वाला। सही है। ठीक है। और फिर इनकी मर्जी, इस तंजीम की मर्जी है कि ये ट्रेड वाले हिस्से को ऊपर लेके आएंगे या जंगी को ऊपर लेके आएंगे। सही। अभी तक जो राज कर रहा था वो जंगी हिस्सा कर रहा था दुनिया में, जिसमें अमेरिका इंग्लैंड, यूरोप, नेटो फोर्सेस। आप देखें ना, जहां भी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई जंग होती थी, अमेरिका अपनी फौजें भेजता था, नेटो को कहता था कि अपनी भेजें, ब्रिटिश भी अपनी फौजें भेजते थे। ये पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका। अब उस तंजीम ने ये तय किया है कि ये जो जंगी खिता है इसको नीचे लाया जाए और ट्रेड वाले खिते को ऊपर लाया जाए। बिल्कुल ठीक है। ये क्या चाइना को मात देने के लिए? नहीं, मैं आपको कुछ कहता हूँ, ट्रेड वाले खिते को ऊपर लाया जाएगा। अब ट्रेड वाला खिता उन्होंने किसको डिक्लेयर किया? सही। वो डिक्लेयर किया चाइना, रशिया, शिमाली कोरिया। राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया, राजा साहब ने ज्वाइन किया। जी, राजा जफरुल हक। राजा साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। राजा साहब कैसे देख रहे हैं, लॉकडाउन है, अगर पंजाब की जानिब देखा जाए तो पंजाब नरमी कर देता है, सिंध की जानिब अगर देखा जाए तो सिंध कहता है सख्ती कर दी गई है 2 हफ्ते के लिए मजीद। क्या देख रहे हैं कि सिंध ने सही इकदाम किए हैं या कि पंजाब ने सही इकदाम किए? सिंध ने बेहतर इंतजाम किए हैं और वो अपने हालात के मुताबिक किए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो जरा नरमी जो बरतते हैं, वहाँ फिर आप देखते हैं कि थोड़े ही वक्त में बहुत ज़्यादा नए केसेस सामने आ जाते हैं। और जिस तरीके से ये इंतज़ाम करना चाहिए वैसे हो नहीं रहा। अब ये डॉक्टर साहिबान जो आपके फ्रंट लाइन के सोल्जर्स हैं, ये इनको इक्विपमेंट पूरी प्रोवाइड नहीं की गई। और ये जो हेल्थ सेक्टर है, इन सब ने मिलकर कल से ये हड़ताल की हुई है। आज भी मुख्तलिफ जगहों पर झगड़े भी हुए हैं पुलिस वालों के साथ। और ये कोई बड़ा अफसोसनाक सा मामला है कि ये कभी किसको मारते हैं पुलिस वाले, कभी किसको मारते हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो ये राज साहब होना क्या चाहिए आखिरकार? मुशावरत क्यों नहीं तय हो पा रही? क्यों नहीं विफाक और सूबे मुशावरत के लिए ही कहा गया था कि ये ऐसे मामलात हैं जिसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को बुलाया जाना चाहिए। शुरू से यही होना चाहिए था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया ये कि हमारी तो ये बात है, लेकिन अगर सूबे कुछ अपने करना चाहते हैं तो बेशक कर लें। तो ये दोगली पॉलिसी नहीं चल सकती। तो इसलिए फिर वो जो कुछ सिंध ने किया है उसी के ऊपर बाकी सूबे भी चल पड़े हैं। और वो दुरुस्त रास्ता है कि इसमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसमें सख्ती होनी चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन अगर लॉकडाउन आप नहीं करते हैं और लोग आपस में मिलते जुलते हैं तो फिर एक से दूसरे को और उससे आगे कई लोगों को ये बन जाता है। यानी कि राजा साहब फिर सिंध ने सही किया है? सिंध ने सही किया है। हाँ, सिंध ने सही कर दिया। तो फिर सर जो दिहाड़ीदार तबका है उसके लिए तो बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। उसके लिए वो दिहाड़ीदार तबके के लिए जो मरकजी हुकूमत भी एहसास प्रोग्राम है, जो
पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसके तहत अगर उनको पहुंचाया जाता और वो अपने लोगों के जरिए ना पहुंचाया जाता बल्कि वो ये लोकल बॉडीज के जरिए पहुंचाया जाता, तो लिस्टें पहले से बनी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी। तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो अब बात करते हैं, मुराद अली शाह साहब ने कहा जी आपसे अपील करते हैं, उन्होंने हाथ तक जोड़ दिए मीडिया के सामने आके राजा साहब, उसके बाद अच्छा वो बड़ा जी दिल पर बोझ लाने वाला वो सीन था कि वो अपनी जात के लिए नहीं कर रहे थे, वो यही कर रहे थे कि जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं और लोगों को खुला छोड़ेंगे तो उससे बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। तो ये पॉइंट स्कोरिंग रुकने नहीं पा रही है। अगर वो बात करते हैं तो नून लीग की तरफ से कोई बयान आ जाता है, अगर पीपल्स पार्टी करती है तो पीटीआई की तरफ से, ये नहीं वो उसी तरह से ताबड़तोड़ हमले ही जा रही हैं। नून लीग ने कोई ऐसी बात नहीं की, ना नून लीग पर कोई इल्जाम आया है, ना नून लीग की किसी जगह किसी सूबे में हुकूमत है। आप क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं हुकूमत को अब क्या इकदाम करने चाहिए इससे निपटने के लिए? मैं ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने वज़रा को, अपने मशीरों को जिनकी बड़ी तादाद है, उनको रोकना चाहिए। किस चीज से रोकना चाहिए? इकदाम तो वो कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम तमाम तार इकदाम कर दिए हैं, हमने अस्पताल बना दिए, हम राशन दे रहे हैं, हमने टाइगर फोर्स बना दिए, और मजीद क्या इकदाम करने चाहिए जी उनको? किसको? हुकूमत को। आप कह रहे हैं ना इकदाम करने चाहिए। नहीं, हुकूमत, मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो वज़रा को रोके, कि अपनी जुबान पर पाबंदी रखें, ताने न दें। यानी कि ओवरऑल जो मरकजी हुकूमत इकदाम कर रही है वो ठीक है, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये जो जुबान बंदी इसकी ये की जाए, सिर्फ राजा साहब आपका ये कहने का मतलब है? नहीं, ये एक तो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अच्छा, सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप हमलावर हो जाएं, कभी एक तरफ से, कभी सूबा सिंध में आप वज़रा को भेज दें, कभी कोई, ये सिलसिला ठीक नहीं है। अच्छा, ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जुबान बंदी भी होनी चाहिए, बाकी इकदाम जो मरकज की जानिब से हो रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि वीडियो इजलास भी हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि आप क्या राय रखते हैं कि ठीक है, नहीं ठीक है, क्या इकदाम, वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या इकदाम होने चाहिए? ये जो पैसे दिए जा रहे हैं जी, उसमें खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया कि ये आप पैसे हुकूमत के हैं, हम दे रहे हैं आपको ये मौका मिला है कि आप अपने हलकों के अंदर अपनी सियासी पोजीशन मजबूत करें। अब ये भी कोई कहने की बात है? अच्छा, तो राजा साहब अगर ये फिर पोजीशन, वही बात, फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए, सिर्फ अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, इस वबा पर भी सियासत की जा रही है? वो तो जाहिर है जी, इसमें क्या शक है कोई। बहुत शुक्रिया। राजा ज़फ़रुल हक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। राजा साहब, गुफ्तगू सुनिए, मुस्लिम लीग नून कह रही है कि हम जहाँ खड़े हैं वो जो हुकूमत के इकदाम हैं उन पर हम तनकीद तो करते हैं, यानी कि उनकी जुबान बंदी होनी चाहिए लाजमी तौर पर। आप क्या देख रहे हैं कि वाकई जुबान बंदी की जरूरत है कि ये जो पॉइंट स्कोरिंग का अमल है ये चलता रहेगा इसी तरह से? नहीं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो तो उनको शायद एक्सपीरियंस नहीं है, और शायद वो जैसे आप गुज़िश्ता प्रोग्राम में अनाड़ी खिलाड़ी आ गए हैं बस। आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर की एक सोशल मीडिया पे वीडियो एक वायरल हुई है जिसमें वो तस्वीर पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं, और ये वो मसलन आप मुझे बताएं कि आप किसी बच्चे से भी पूछ लें, ये पता नहीं अब किस बंदे ने नीचे लेट के और प्रॉपर बनाई हुई और उनके पैरों में लेट के, और प्राइम मिनिस्टर जो है बार बार कैमरे को भी फेस कर रहे हैं और यूं आई कांटेक्ट हो रहा है। अब ये वो वीडियो ऐसी तो नहीं है किसी ने दरख्त से बना ली है, सही है, या किसी इंटेलिजेंस ने बना लिया। सब मुझे आना है, दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, यानी कि वही तंजीम के हवाले से बात करेंगे हम प्रोग्राम में अगले हिस्से में। यहाँ पर ब्रेक लेनी है, टेक अ ब्रेक। वादियों से वसेब तक, मरग़ज़ारों से कोहसारों तक, झीलों से चट्टानों तक, साहिलों से रेगिस्तानों तक, पाकिस्तान की एक ही आवाज, एक नई उभरती पहचान। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।
नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं और मुतासिर अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरखास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क बिलखसूस चीन या ईरान का सफर किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। मैं हूं शाहीन अशरफ और मैं आपको बताऊंगी कि खवातीन जिंदगी के किस किस शोबे में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि खबर सबसे पहले। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा बट साहब, गुफ्तगू चल रही थी, राजा साहब भी थे हमारे साथ लाइन पर, तो वो भी कर रहे थे कि जुबान बंदी, पॉइंट स्कोरिंग की बात चल रही थी। ये पॉइंट स्कोरिंग इस मौके पर रुकेगी हुकूमत की जानिब से खास तौर पर, या अभी भी वो अपोजिशन के मूड में ही है? मेरा ये ख्याल है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हुकूमत जो है वो इस वक्त क्या कहना चाहिए, ना तजर्बाकार लोग जो हैं उनके हाथों में। अब मुझे नहीं समझ आया 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत पेश आई कि DGISI को सामने अपनी टेबल के बैठा के तो उसकी जो है वो तस्वीर शाया करवाएं अखबारात में। ऐसी जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि उससे पहले कुछ ऐसी तस्वीर शाया हुई थी जिसमें ये लग रहा था कि कुछ नाराजगियां चल रही हैं। अब बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त जिन हालात में से गुजर रहे हैं उनको ये अंदाजा है कि ये सूरत हाल जो है वो उनके कंट्रोल में कम से कम नहीं है। एक मैंने फेडरल मिनिस्टर का मौकफ सुना है, वो ये कहता है कि देखें कितना अल्लाह का शुक्र हुआ है कि कोरोना आ गया और हमारे पास तो पैसे नहीं थे IMF को किस्त देने के लिए, और देखें 1 साल के लिए उन्होंने मुंजमद कर दिया है, तो ये पाकिस्तान ने डिफॉल्टर हो जाना था, पाकिस्तान ने डिफॉल्टर हो जाना था। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे बताएं कि उस बंदे को वजीर रहने का कोई हक हासिल है? क्या उसे वजीर रहना चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है कि कोरोना आ गया और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया? मतलब आप इस तरह के लोग उसकी कैबिनेट में शामिल हैं, इमरान खान साहब की, और जब इस तरह के लोग शामिल होंगे तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस रुख में तरक्की करेगा, क्या करेगा और कहाँ पहुंचेगा और इस कोरोना से कैसे निपटेगा? कोरोना के जो सूरत हाल है अभी तक की, जो पूरे पाकिस्तान में ये जो करंटीना इन्होंने बनाए हुए हैं वो सारे कुब्बत खाने हैं, उसमें कोई इलाज नहीं किया जाता, कुछ नहीं किया जाता। हम अपने प्रोग्राम में हमने एक पैकेज शामिल किया हुआ, अभी आप देखेंगे हमारे लाहौर से एक रिपोर्ट है कोरोना के एक पेशेंट की, वो बताएगा अपनी ज़बानी अपनी कहानी सुनाएगा कि उसका इलाज कैसे हुआ। बिल्कुल, इलाज कैसे हुआ। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं कि ये हुकूमत खाने तो आप बना दिए हैं, पंजाब में सबसे ज्यादा इस वक्त सिचुएशन है वो क्रिटिकल हो रही है कोरोना के हवाले से, और जबकि इन्होंने ही नरमी कर दी है और सिंध हुकूमत ने इस मामले में सख्ती कर दी है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आई, अब ऐलान या सिर्फ ये लॉकडाउन रह गया क्या? मैं आज करता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आई कि आज से कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच की थी जिसमें ये कहा था कि कोरोना जो है वो अप्रैल के एंड तक बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा और हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी और ये बड़ी तेजी से फैलेगा। उसके फॉलो अप पे फयाजुल हसन चौहान साहब जो हमारे सूबाई वजीर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा अप्रैल के एंड तक अस्पतालों में बहुत बुरा हाल होगा और कोरोना बड़ी तेजी से फैलेगा। अब जब वो कह रहे हैं कि ये दोनों का एक नुक्ते पे फोकस है कि कोरोना बहुत तेजी से फैलेगा बिल्कुल, फिर लॉकडाउन में नरमी क्यों की है, या वो मौकफ ठीक है या ये मौकफ ठीक है? बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी सूरत हाल ये कि मुझे ये लग रहा है कि हुकूमती जो मशीनरी है
उसको कोरोना के हवाले से कुछ चीजें पता ही नहीं है। जो हमारे हेल्थ के मशीर हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटाने के लिए, यानी कि आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने सही उनका कहा है उनके बारे में, चीफ जस्टिस ने भी सही कहा है, ओवरऑल भी नजर आ रही है, ओवरऑल भी नजर ग्राउंड रियलिटी जो बेस हाँ है। जी। ठीक है, अच्छा तो फिर ये कैसे देखते हैं कि ये जो विफाक और सूबों में जो मुशावरत है, कोऑर्डिनेशन है, राजा साहब ने भी कहा कि कोऑर्डिनेशन गैप बहुत है, ये कोऑर्डिनेशन गैप खान साहिब के होते हुए दूर हो सकता है? ये नहीं, मेरा ख्याल जब आपको कप्तान ही नाअहल हो तो वो कैसे फिर अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से चला सकता है। इसमें इस कैबिनेट में मेजॉरिटी लोग जो हैं वो नए हैं, पर ऐसे लोग भी हैं जो पहले कई हुकूमतों में रह चुके हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि कप्तान जो है उसकी गलती है, उसका ये उसने क्राइटेरिया ये रखा हुआ है कि जो लोग अपोजिशन से बदतमीजी करेंगे, जो उसको डिफेंड करेंगे और जो लोग अपोजिशन पे चढ़ दौड़ेंगे वो इस क्राइटेरिया पे वो अपनी कैबिनेट जो है वो मगर जहांगीर तरीन साहब तो नहीं देते ऐसा, कोई ये नहीं कि जहांगीर तरीन साहब का जो प्रॉब्लम है वो ये सामने आया है कि जहांगीर, आपको पता है इस वक्त पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में 80 शुगर मिल्स हैं। 80 शुगर मिलों में से 80 शुगर मिलों ने सब्सिडी ली है। सही है। सब्सिडी का डिसाइड किया है कैबिनेट ने। सही है। कैबिनेट ने सब्सिडी डिसाइड की है। जब कैबिनेट ने सब्सिडी डिसाइड कर दी उसमें जहांगीर तरीन साहब, उसमें मोनस इलाई साहब, उसमें परवेज लाई साहब, उसमें शहबाज शरीफ साहब, उसमें सलमान शहबाज साहब, उसमें खुसरो बख्तियार के भाई शहरयार बख्तियार और कुछ एक दो लोग हैं शायद मेरे अभी ज़हन में नहीं आ रहा। तो वो लोग जो है ना वो सारे बेनिफिशरी हैं इस सब्सिडी में, शुगर में, ये जो मिली है सब्सिडी। बिल्कुल। अभी जो ऑडिट हो रहा है ना वो सिर्फ हो रहा है उसका जहांगीर तरीन की मिलों का। अच्छा। और 25 अप्रैल से पहले जहांगीर तरीन जो है वो मेरा ख्याल है कि गिरफ्तार हो जाएंगे। और मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बाकी लोगों को तो कुछ कह नहीं सकते, ना खुसरो बख्तियार को और ना ही परवेज लाई को, क्योंकि हुकूमत जो है उनके कंधों पे खड़ी है। लगता है अब ऑर्डर तो आपने भी कहा सिर्फ जहांगीर तरीन का शुरू हो गया, एटीएम मशीन भी उन्हें कहा जाता रहा, उसके बाद अली साहब थे, ठीक है, तो क्या अभी भी आप खुश नहीं है? क्या आप भी नहीं लगता कि अकाउंटेबिलिटी चल पड़ी है शफाफ तरीके से? नहीं, शफाफ तरीके से तो अक्रॉस दी बोर्ड होती है ना। तो खुसरो बख्तियार ने भी सब्सिडी ली है, उसके भाई शहरयार ने भी लिया है, परवेज लाई ने भी लिया है, मोहनस नहीं ये इधर ही रुक जाएगा? नहीं, ये इधर ही रुकेगा। ऑडिट ही एक बंदे का हो रहा है, जहांगीर तरीन और उसकी फैमिली की जितनी शुगर मिलने हैं उनका ऑडिट हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। मैं ये आपको एडवांस खबर दे रहा हूँ। अच्छा, ये सिर्फ इधर रुक जाना, आगे कहीं नहीं जाना? आगे कहीं नहीं जाना। ये 25 अप्रैल तक डेट देके सिर्फ आवाम को हौसला दिया गया? नहीं, जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करा के तो बस शोर डाल देंगे ना, तहरीक इंसाफ शोर डाल देगी कि जहांगीर तरीन जो है देखें हमने कितना इंसाफ किया कि अपने साथी को पकड़ लिया और उनसे सब्सिडी वापस लिया। जिस तरह अलीम साहब आ गए, वजारत वगैरह मिल गई, फिर उसी तरह वो आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो फिर आप कैसे देखते हैं कि अगर इसी तरह से रहा, ये मनफी सियासत में उलझे रहे हमारे हुक्मरान, तो अवाम को रिलीफ कहाँ से मिलेगा? फिर क्या तवक्को की जा सकती है? यार, अवाम को तो रिलीफ जो है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा और ना ही मिल रहा है। और पूरी दुनिया में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया में जितनी वेलफेयर स्टेट है उसमें कोई भी मुसलमान स्टेट नहीं है और कॉन्सेप्ट मुसलमानियत से लिया गया। अभी अब पाकिस्तान के हालात जो हैं वो तो आपको पता है कि हम कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। अभी महंगा, और IMF ने कहा कि मजीद महंगाई मुतवक्को है पाकिस्तान के हवाले तो खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से। ठीक है, अब आप अंदाजा लगा लें कि किस कदर महंगाई होगी और अवाम जो है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और वो पिस रहे हैं। और ये तमाम हुकूमत और अपोजिशन को भी कहूंगा सारे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, इसमें कोई भी पीछे नहीं है, सब एक दूसरे को यानी कि नीचे दिखाने के लिए पॉइंट स्कोरिंग के अमल की तरफ जा रहे हैं। तो फिर ठीक, अगर फिर इस तरह तो ये बट साहब कोई ना मुश्तरका हिकमत अमली बना पाएंगे ना कोई चीज कर पाएंगे। सब्सिडी की बात कर रहे थे, कैसे देखते हैं कि जहांगीर तरीन है वो सब्सिडी मिल गई है? अच्छा, पंजाब में आपने कहा 80 शुगर मिल्स हैं, अगर पंजाब में 80 शुगर मिल्स हैं, सब्सिडी दे रही है, सब कुछ 10 का एहतसाब हो रहा है, 10 का एहतसाब हो रहा है, जिसमें 70 का नहीं हो रहा, 70 का नहीं हो रहा, जिसमें जहांगीर तरीन का आपने कहा कि हो रहा है, खुसरो बख्तियार किधर गए, बाकी जो लोग हैं वो किधर गए? तो फिर आप कैसे देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन का ये अगर एहतसाब हो रहा है तो ये जो फैसला सब्सिडी देने का किया गया, जाहिर सी बात है वजीर खुराक उसके बाद वजीर आला पंजाब वो साइन करते हैं, तो ये वाकई इनकी वजह से हुआ या कि कहीं और से आर्डर आ गए थे विफाक की जानिब से वजीर आज़म साहब की? देखिए, जो ऑर्डर जो भी आते हैं उसका
तहरीरी तौर पे सबूत होना चाहिए। कानून जो है वो सबूत मांगता है। अगर उसने व्हाट्सएप पे किसी ने कॉल करके या मैसेज करके ये ऑर्डर करवाए हैं तो इसमें वो कानून आपको की मैं तो गिरफ्त आपसे राय लेना चाह रहा कि आप क्या देखते हैं कि वाकई इनमें इतनी अथॉरिटी थी, इतनी कैपेबिलिटी नहीं, वो तो सारी डायरेक्शन प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही आती है, वज़ीर आला यानी कि उधर से दी गई है। और अब वज़ीर आला के पास जो है वो बड़े गिने चुने से इख्तियारात हैं। अब वैसे ही ब्यूरोक्रेसी रूल कर रही है। अब वज़ीर आला के पास वो इख्तियारात नहीं है जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी के सेटअप से पहले थे। अब उनके पास वो नहीं है। अब उनको एक मॉडल के तौर पे जो है वो पेश किया जा रहा है। बाकी ट्रांसफर पोस्टिंग और तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी। वैसे एक क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। 2-3 चीजें हैं जिसमें अक्सर आप ब्यूरोक्रेसी का नाम लेते हैं, आप सियासतदानों का नाम लेते हैं, पॉलिटिशियंस का नाम लेते हैं, आप सिक्योरिटी इदारों का लेते हैं। किसके पास इख्तियारात प्रॉपर इख्तियारात तो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, जिनके नुमाइंदे इधर पंजाब को हेड कर रहे हैं, आईजी भी और चीफ सेक्रेटरी भी, यही प्रॉपर है। और उस्मान बुज़दार जो है वो उनके पास इख्तियारात डमी है, वो डमी है। क्योंकि मेरा ये इन्फॉर्मेशन है कि इमरान खान साहब को काफ़ी फोर्स किया गया था कि उस्मान बुज़दार को हटा के तो कोई और वज़ीर आला लाया जाए ताकि इसकी कारकर्दगी पंजाब में कोई बेहतर हो सके, परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। उनके इस इनकार पे ये सेटअप इंतजामी ढांचा जो है ये बनाया गया था, और अब इंतजामी ढांचे के पास सारे इख्तियारात हैं। और आप ये देखें इमरान खान साहब लॉयल कितने हैं उस्मान बुज़दार साहब से। वो जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आला पंजाब के मुतवक्को उम्मीदवार अपने बेटे को वज़ीर आला बनवाना, लॉयल्टी की वजह भी तो नजर आनी चाहिए, नाअहल होने की रीजन तो नजर आनी चाहिए ना लॉयल्टी की। कितने लॉयल हैं? नाअहल होने की वजह, नाअहल होने के बाद उन्होंने कोशिश की कि अपने बेटे को वज़ीर आला बनवा दे। बेटा उनका इलेक्शन हार गया। शाह महमूद कुरैशी को एमपी की टिकट ना मिला। शाह महमूद कुरैशी का बेटा जो है वो वज़ीर आला बनना चाहता था, उसको भी साइड पे किया गया। सप्तान खान मियाँ वाली से थे, वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, आपको याद होगा। बिल्कुल, ठीक है। और उन्होंने अपना नाम काफी उठाना शुरू कर दिया था कि वो मुलाकात भी हुई थी खान साहब से, बड़ा ये नहीं किया एक्सपेक्टेड वज़ीर आला। उसके बाद क्या हुआ, वो नैब में गिरफ्तार हो गए। अच्छा, अलीम खान साहब जो हैं वो बहुत प्रोफाइल में आए थे, सीनियर मिनिस्टर बन गए और ब्यूरोक्रेसी को और इंतज़ामिया को ये मैसेज देना शुरू कर दिया कि इख्तियारात मेरे पास हैं और उस्मान बुज़दार के पास कुछ नहीं है, वो मॉडल है सिर्फ। तो उसके बाद अलीम खान साहब भी नैब के हाथों गिरफ्तार हो गए। फिर मियां असलम इकबाल साहब जो हैं वो भी अपना नाम काफ़ी उजागर करवाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी तो उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया, इत्तलात की मिनिस्ट्री ले ली गई। अब इतने महाज जो हैं वज़ीर आज़म की तरफ से इतने लोगों को काउंटर किया गया। गवर्नर सरवर को शटअप कॉल दी गई कि आप इंतजामी मामलात में दखलत ना करें। ठीक है। अब इन तमाम बातों के बावजूद अगर उस्मान बुज़दार अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे तो ये उस्मान बुज़दार के नहीं, पूरा दे दिया गया है। इमरान खान का कॉन्सेप्ट ये है कि इमरान खान का कॉन्सेप्ट ये है, वो एक स्पोर्ट्समैन है, वही कहते हैं कि ये जो उस्मान बुज़दार की नाकामी है ये पूरी कैबिनेट की नाकामी है, जिसकी वजह से कप्तान जो है वो नाकाम है। कप्तान अकेला कुछ नहीं कर सकता, कैबिनेट नाअहल है जिसकी वजह से उस्मान बुज़दार नाकाम हो रहा है। अगर फिर इसी लॉजिक को खान साहब पे अप्लाई करें कि पूरी कैबिनेट जो है वो ये पंजाब की और वज़ीर आला ये सारे नाकाम है, तो इसका मतलब इमरान खान नाअहल है अगर देखा जाए तो। बिहाइंड द कर्टन की ये बात कर रहे हैं वैसे अगर देखा जाए तो। अच्छा, तो फिर ये तमाम चीजें तो हो गई हैं। मैं थोड़ा सा कोरोना की मतलब आना चाहता हूँ कि कोरोना जो है आखिरकार इसमें बट सब कौन से लोग हैं जो फायदा उठा चुके हैं या कोई फायदा उठाना चाह रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि हमने इसमें खोया क्या है और पाया क्या है। इसमें हमने जो भी खोया है, पाकिस्तान तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता इसमें। पाकिस्तान तो इसमें जब भी मेरा ख्याल आलमी कुव्वतों ने या जिस फ्री मैसन तंजीम की खुफिया शैतानी तंजीम की मैं बात कर रहा हूँ, उनके चैप्टर में मेरा ख्याल पाकिस्तान मैटर ही नहीं करता होगा। पाकिस्तान इतना अहम नहीं है उनकी नजर में। तरक्की याफ्ता मुल्क जो है वो अहम है। आप देखें कि चाइना जंगी या ट्रेड। अब ट्रेड ग्रुप को उन्होंने ऊपर लाना, यहाँ से बात शायद खत्म हो गई। अब ट्रेड ग्रुप में आप मुझे बताएं कितनी साइंस, कितने उलमा इकराम, कितनी मिथ ये बताई गई कि मौसम गर्म होता है तो ये वायरस खत्म हो जाता है, ठंडे मौसम में बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। तो रशिया में ठंडा मौसम है, वहां तो नहीं स्प्रेड किया, वहां तो कोई केस नहीं है कोरोना का। फिर चाइना में उस शहर से बाहर ही नहीं गया,
वुहान नाम है ना उसका? वुहान का, वुहान। हवाई वुहान में। तो वहां से तो बाहर नहीं गया, हाँ। ठीक है, उसके साथ ना बीजिंग गया ना कहीं, बल्कि उन्होंने तो जश्न मनाया कि वो उन्होंने जश्न मनाया, जश्न भी ठीक मना है। लिए। हाँ। और उनकी ट्रेड भी बहाल हो गई। अब पूरी दुनिया उनसे सर्जिकल और वो ले रही है, इक्विपमेंट वगैरह ले रही है, सारी किट्स वगैरह इनसे ले रही है चाइना से। और उनकी जितनी ट्रेड तबाह हुई थी उससे 2 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा वो अर्निंग कर रहे हैं चाइना, वो बूम पर आ रहे हैं, बूम पे आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, और अमेरिका जो है उसकी ट्रेड तबाह हो गई, उसके आई थिंक सो अमेरिका की 3.5 करोड़ आबादी है, सॉरी 35 करोड़ 35 करोड़ आबादी है। और 35 करोड़ आबादी में से 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं अब तक 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए। तो आप देखें उसकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी और उनकी ट्रेड का क्या बनेगा। और वो तो पहले ही जंगी थी, और ये फ्री मैसन्स ने तय कर लिया कि ये अब जंगी जो है वो नीचे जाएंगे। और आप देखें ना, उसका शिकार सारा जंगी ग्रुप हुआ, बिल्कुल। यूरोप पूरा बिल्कुल, बर्तानिया, स्पेन, जर्मनी, ये सारी ये पट्टी जो ये नेटो फोर्सेस, यूरोप, बर्तानिया बिल्कुल, और अमेरिका। सही। इसका सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है जो इसका इफेक्ट हुआ है इन पे हुआ, यानी कि जंगी ग्रुप मुतासर हुआ। ट्रेड ग्रुप जो है वो बिल्कुल क्लियर है। शुमाली कोरिया क्लियर है, रशिया क्लियर है, और चाइना भी क्लियर है। चाइना अब उससे बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, आप क्या कोई ये खास इनकी हिकमत अमली है, मोनोपली चाह रहे हैं ये ग्रुप? नहीं, ये वन मैन आर्मी शो करना चाह रहे हैं कि एक सिर्फ नहीं, ये तंजीम, देखिए मेरी बात सुने, शुरू में डोनाल्ड, इनके जितने मैटर करने वाले लोग होते हैं दुनिया को, मतलब मुस्तहकम या गैर मुस्तहकम करने वाले, वो इनके मेंबर्स होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, मैं इसकी मतलब अगले प्रोग्राम में आपको डिटेल भी बताऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इनके बहुत हॉट मेंबर थे। अच्छा। अब वो इनके मेंबर नहीं रहे, जिसकी वजह से आपने देखा पिछले दिन उनकी इम्पीचमेंट भी हुई और वो नाकाम हो गई। बिल्कुल। फिर आप ये देखें कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो शिकार है वो अमेरिका है। पूरी दुनिया में कोरोना का सबसे ज्यादा शिकार जो है वो अमेरिका है, और क्रिटिसाइज भी अमेरिका हो रहा है। तो इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो बड़े मुहिब वतन है अमेरिका से। वो चाहते थे, जिस बात से इख्तलाफ शुरू हुआ, वो ये चाहते थे कि ये जो अमेरिका है, आपने देखा वो तालिबान से अमन माहिदा कर रहे थे, बिल्कुल, वो फौजें अपनी विड्रॉ कर रहे थे, वो सारा कुछ अपनी जंगी कैफियत को खत्म करके, अपनी जंगी शनाख्त को खत्म करके वो ट्रेड में अपनी शनाख्त बनाना चाहते थे। सही। पर ये फ्री मैसन्स को तो ये कबूल ही नहीं था कि ये ट्रेड में अपनी शनाख्त बनाए। ट्रेड में वो शनाख्त बनेगा तो वो तो संभाला नहीं जाएगा, वो तो बिल्कुल ताकतवर और ताइकॉन बन जाएगा। तो उसकी वजह से फिर ये सारा कोरोना जो है डिजाइन हुआ। और ये कोरोना जो है चाइना, अब आने वाले वक्त में आप देखिएगा, चाइना, शुमाली कोरिया और रशिया, ये जो हैं ये दुनिया पर राज करेंगे। और अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप। ब्रेक पर जाना, मुझे ब्रेक पर जाना। ब्रेक पर जब लौट कर आएंगे तो कुछ पाकिस्तान की सूरत हाल, कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो, यानी कि जिनमें पुलिस सबसे फ्रंट पर है, उसके बाद डॉक्टर्स हैं, इनके हवाले से आपको एक अपडेट भी देंगे। टेक अ ब्रेक। नोवेल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामात में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं, और मुतासर अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। अवाम से दरखास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम अज कम 20 सेकंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क, बिलखसूस चीन या ईरान का सफर किया है और कोरोना वायरस की अलामात का शुबा है, तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।
खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाज़रीन। जब हम ब्रेक पर गए थे, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से, कुछ हुकूमती इक़दाम के हवाले से और ओवरऑल के पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में आखिरकार चल क्या रहा है, कौन सी तंजीमें हैं। फैसल रदीस भट्ट साहब ने पूरी तरह से उस पर रोशनी डाली कि कौन सी तंजीमें हैं जिन्होंने ये तमाम प्लान किया है और किस तरह से वो किस चीज़ को नीचा दिखाना चाहती हैं और किस चीज़ को ऊपर लाना चाह रही हैं। ये तो एक सेशन था हमारा, यानी कि इस पर मुकम्मल डिबेट हो गई है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं टीवी टुडे के शिराज निसार साहब। शिराज निसार, सबसे पहले तो लाहौर की ओवरऑल सूरत हाल बताइएगा, लॉकडाउन के हवाले से क्या चल रहा है? लॉकडाउन के हवाले से जो है वो दफा 144 तो नाफिज की गई है, लेकिन शहरी जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे और अब वैसे भी नरमी कर दी गई है और शहरी जो है वो इस वक्त रोड्स पे, और वैसे भी हुकूमत की तरफ से भी कहा गया कि आप सुबह 8 से 5 तक जो है वो कुछ दुकानें उन्होंने कुछ कैटेगरी खोल दी है और कुछ मार्केट्स बंद है। ताजों के भी 2 धड़े बन गए हैं, इस वक्त जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। पुलिस जो है वो फ्रंट लाइन पर मौजूद है और हर जगह पे जो है वो पुलिस उनको रोकने की कोशिश भी कर रही है। डबल सवारी पे पाबंदी है, लेकिन डबल सवारी भी चल रही है। फिर कार में ये कहा गया था कि 3 लोग ना बैठे, यहाँ पे 4 जा रहे हैं और अगर पुलिस रोकती है तो वहां पे पुलिस की लड़ाई हो जाती है। अच्छा शराज, ये बताइए कि आपने कोरोना वायरस में पुलिस के कुछ मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तशखीस पाई गई थी, जिनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया और हॉस्पिटलाइज कराने के बाद वो माशाल्लाह सेहतयाब होके अपने घरों को वापस लौट गए हैं। आप उनके घर गए थे उनसे मिलने के लिए, उनसे आपकी क्या बातचीत हुई, क्या बताते हैं वो, कैसे वो कोरोना वायरस का शिकार हुए और क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? जी फैसल भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। आपको ये बताता चलूं कि बहुत ही खतरनाक किस्म का सेगमेंट था, आपकी तरफ से ड्यूटी थी, जाना भी था और हमने ये एक मैसेज भी देना था कि कोरोना वायरस जो है वो उससे एहतियात तो बहुत जरूरी करनी चाहिए, लेकिन उससे हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए। नौलखा थाना में 5 इस वक्त जो है वो 2 रीडर हैं, एक एएसआई है और 2 कांस्टेबल हैं जिनको कोरोना वायरस में जो मुब्तला हुए हैं। उनमें से 2 जो है वो 12 दिन जो है वो आइसोलेशन वार्ड में रहने के बाद जो है वो घर अपने पहुंच चुके हैं। इसी हवाले से जो है हम कल शकील भट्टी जो शादबाग का रहायशी है मक्का कॉलोनी का, हम उसके घर भी गए हैं, उससे हमने बात भी की है। तो उसने जो बताया 12 दिन आइसोलेशन वार्ड में जो है वो सिर्फ उनको पैनाडोल उस वक्त दी जाती थी जब उनको कोई हेडेक थी या उनको कोई हल्का सा फीवर फील होता था। इसके अलावा उनका ट्रीटमेंट जो है वो काउंसलिंग उनको की जाती थी कि आप जो है वो ये सोचें कि आप बीमार नहीं हैं। ये कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप? ये मैं मेयो हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। लाहौर में जहां भी क्वारंटीन सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड जो है, वहां पर कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है या कोई ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है अभी तक जो उनको प्रॉपर जो है वो दी जाए। अच्छा, उनकी काउंसलिंग कैसे की जाती थी? जी काउंसलिंग जो है वो सूरत रहमान के जरिए करते थे, जो उनको वो रात को सुबह और शाम के वक्त जो है वो 2 टाइम उनको 5 वक्त कहा जाता था कि आप नमाज पढ़े, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि आप ठीक हो जाएं और आप जरूर ठीक हो जाएंगे। और यहाँ एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। बहुत से हमारे दोस्तों ने मुझे भी रोका कि आप उस घर में ना जाएं, वहां पे कोरोना है। उसके घर का पंखा खराब है, इलेक्ट्रिशियन वहां पे नहीं जा रहे, हालांकि डॉक्टर जो है उसको 3 सर्टिफिकेट दे दिए कि आप ठीक हो गए हैं, लेकिन उसके घर में, उसके इलाके में उसके रिश्तेदार, सिर्फ उसकी बेटी है 7 साल की, वो एहतियात तो उसने भी की हुई है लेकिन वो अपने बाप के बिल्कुल पास है। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है भट्ट साहब, हमें ये प्रचार जरूर करना चाहिए कि कोरोना वायरस जो है वो उससे हमें एहतियात तो करनी है, लेकिन हमें इससे डरना नहीं चाहिए। खौफ ज्यादा, एहतियात और डर में फर्क बताना चाहिए हमें कि एहतियात कैसे करनी चाहिए। और ये जो लोग हैं सोशल मीडिया और मौजूदा हुकूमती मशीनरी जो है वो मेरे ख्याल खौफ में मुब्तला कर रहे हैं सारों को। जी बिल्कुल, वो खौफ में मुब्तला कर रहे हैं। और यहाँ आपको यकीनन पता होगा कि लाहौर की जो सरकारी अस्पताल है वहां पे रोजाना एवरेज जो है वो बहुत से ऐसे लोग हार्ट अटैक या हेपेटाइटिस सी की वजह से भी जाँ भाग हो जाती हैं। तो अगर उनको उसी दौरान कोई फ्लू हो गया तो उसको भी यही कहा गया कि कोरोना हो गया है। वो हेपेटाइटिस और हार्ट अटैक की वजह से तो वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन कोरोना को सुनने के बाद फौरी वो मर जाता है। ये साइकोलॉजिकली जो है वो उनको अनफिट किया जाता है। उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि हमें
कोरोना से ना डरना नहीं चाहिए, एहतियात जरूर करनी चाहिए। जी चलें, थैंक यू शराज, बहुत बहुत। क्या फैसल साहब ये आपने बात ठीक है शराज की कि लाहौर में इस वक्त या पंजाब में आपको अंदाजा होगा हार्ट अटैक और मुख्तलिफ अमराज से हेपेटाइटिस हो गया है, ये तो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। बिल्कुल। अब सीन ये है कि अब किसी को साथ फ्लू हो गया या खांसी हो गई है तो उसको कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं और वो कोरोना वार्ड में ही अकूबत खाने में फौत हो जाता है और उसको कोरोना वायरस कोरोना का पेशेंट डिक्लेयर कर देते हैं। हाँ, क्योंकि उसकी वजह आपने शराज से भी सुन लिया और मेरे ख्याल शराज जिसका वो करके आया है कांस्टेबल का कोई इंटरव्यू उसने किया जो कोरोना में मुब्तला रहा है और अब सेहतयाब हो गया, वो भी आप अभी अपने नाज़रीन को दिखाएं। मेरे ख्याल प्रोड्यूसर साहब वो दिखाएं जरा ताकि वो देख सकें और अंदाजा हो सके कि उसका क्या कहना है कोरोना पेशेंट जो ठीक होके आ चुके हैं अपने घर में इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, हम इस वक्त शादबाग भगतपुरा मक्का चौक में मौजूद हैं जहां पर नौलखा इन्वेस्टिगेशन के कांस्टेबल शकील भट्टी जो कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद 12 दिन आइसोलेशन वार्ड में रहे और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होकर आज अपने घर पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और वो किस तरह से उन्होंने वो वहां पे दिन गुजारे, वहां पे उन्होंने क्या खाया और किस तरह से उन्होंने अपना वो वक्त पास किया, वो एक मैसेज क्या देंगे, वो सब हम उनसे जानेंगे और अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भट्टी साहब आप कैसे हैं? पहले तो बहुत मुबारक हो आपको कि अल्लाह पाक ने आप पे करम किए। खैर मुबारक जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। आप कितनी देर उस आइसोलेशन वार्ड में मेयो अस्पताल में रहे? मैं जी 12 दिन उधर रहा। तो कब पता चला कि आप जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला है? किस तरह आपका टेस्ट करवाया गया और वहां पे आपको पहुंचाया गया? मैं जी थाना नौलखा मौजूद सा, उत्थे चेक करने वाले आंदे ने टीम, उन्होंने चेक किया, मेरा टेस्ट किया, टेस्ट तो बाद रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने मैनू उत्थे एडमिट किया म्यू हॉस्पिटल, उत्थे मेरा इलाज मुआलजा किया गया। 12 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी मेहरबानी की है, वो बड़े ही मालिक के एहसान ने, ठीक है जी, जिन्हें मैनू सेहत अता की है। मैं उत्थों जनाब फारग होकर तो घर आ गया वहाँ डिस्चार्ज होके। मेरिया 3 नैगेटिव रिपोर्टां जिहड़ियां ने वो आईयां ने, उदों बाद मैनू डॉक्टर साहब ने डिस्चार्ज करके डिस्चार्ज स्लिप दी है, मैं घर आ गया। जी बहुत मुबारक फिर आपको एक दफ़ा। भट्टी साहब हमारे जो इल्म में बात आई है कि वहाँ पे एक रीडर समी, उसको पहले जो है वो इस वायरस में मुब्तला हुआ, जिसके बाद जो है वो 12 अफराद का वहाँ पे टेस्ट किया गया, फिर 2 बंदों का टेस्ट आ गया, फिर 15 बंदों का टेस्ट किया गया, यानी 5 बंदे, एक ASI, 2 रीडर और 2 कांस्टेबल जो हैं वो नौलखा के जो हैं वो इस वायरस में मुब्तला हुए हैं, जिसमें से 2 कांस्टेबल जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होकर अपने घर में पहुंच चुके हैं, जिनमें से एक आप हैं और 3 अभी भी जो हैं वो वहां पर मेयो अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। आपने जो 12 दिन वहां पे गुजारे तो वो किस तरह आपने गुजारे? क्या आपको वहां पे डाइट मिलती थी और किस तरह आपका वक्त पास होता था? घर वालों की क्या कंडीशन थी जब आपकी बात होती थी? ये जरा डिटेल से बताइए। 12 दिन जो मैं उधर गुजारे ने, अल्लाह पाक की ज़ात माफ़ करे, बहुत मुश्किल नाल गुजारे ने। अगर उत्थे मोबाइल के उत्ते गलबात ना हो सके तो बहुत ज़्यादा नुकसान होवे, बंदा टेंशन नाल ही खत्म हो जाता है, ठीक है जी। टेंशन नहीं लैनी चाहिए बंदे नूं, ये जो भी मामलात हुंदा है अल्लाह पाक की ज़ात वालों ही हुंदा है, ठीक है जी। तो ये टेंशन नहीं लैनी चाहिए बिल्कुल कोई भी, ठीक है। जो टेंशन लवोगे वो ज़हन के उत्ते बोझ बनेगा, वो फिर बीमारी जी है वो तुहाडे उत्ते ज़्यादा अटैक करेगी, ठीक है। मेरी ये भरावां अगे रिक्वेस्ट है, एक तो घरां चों बाहर ना निकलन, तो दूसरा यदि टेंशन ना लैन कोई भी, इसदा मुकाबला करना, यानी कि भाई वड्डे दिल नाल। उधर खाना ठीक सी, गुजारा चलता सी, ठीक है जी। वो मुख्तलिफ कभी चिकन, दाल, चने, कभी चनिया चिकन, इस तरह करके तो वो खाना देंदे सन। खाना बहुत ज़्यादा यानी कि ज़हन के उत्ते दबाव रहे, बंदा परेशानी की हालत के इन्ना होंदा है दस नहीं, क्योंकि मुलाकात हो नहीं सकती उत्थे, ना कोई जाके मिल सकता है, ना मरीज ही किसी को कोई सामने होकर गल कर सकता है, ठीक है जी। मोबाइल के उत्ते जो भी हालातों वाकत ने तुसीं मोबाइल के उत्ते एक दूसरे नाल शेयर कर सकते हो, एक दूसरे दस सकते हो, वो नाल तसल्ली हो जाती है। जिन्ना भी हो सकता है अल्लाह पाक की इबादत करते सा, उत्थे टाइम ज़्यादा यानी कि इबादत ही गुजारिया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम सलाम।
जी आपको बड़ी मुबारक हो कि शकील भट्टी साहब जो हैं वो आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है वो सेहतयाब होकर घर आ चुके हैं। तो आप जब ये आइसोलेशन वार्ड में थे, 12 दिन रहे हैं, तो आपका क्या फीलिंग थी और आप किस तरह आपके वो दिन गुजरे हैं? हाँ जी, हम काफ़ी परेशान थे और हम 5 वक्त नमाज पढ़ते थे और सूरत रहमान सुनते थे। यही अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि अल्लाह ताला इनको सेहतयाब करके घर भेज। जी बेटा, आपने पापा के लिए किस तरह दुआएं की हैं और आपकी दुआओं से ही लगता है पापा जो है वो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुन ली है, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? हम 5 वक्त नमाज पढ़ते थे और सूरत रहमान का विर्द करते थे और हर कुरान पाक रोजाना पढ़ते थे। पापा के लिए दुआ करते थे कि अल्लाह पाक पापा को सेहतयाब करके घर भेज दे। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा शकील भट्टी साहब ने बताया है कि कोरोना वायरस में मुब्तला जो भी अफराद हैं उनको जहनी तौर पर मजबूत होना चाहिए, और अगर वो जहनी तौर पर मजबूत ना होंगे तो इंसान में और भी बहुत सी बीमारियां होती हैं, वो फिर उसको मौत के करीब कर देती हैं। बट साहब आपने भी तमाम गुफ्तगू सुनी है, बिल्कुल मुख्तसर कीजिए क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल शॉर्ट है। क्या कहते हैं, काउंसलिंग का एक पेनाडोल की गोली है और अगर मोबाइल ना हो तो इंसान वैसे ही वो डिप्रेशन से मैं ये समझता हूँ कि ये कोरोना जो है ये दुनिया में काफ़ी देर से मौजूद था। ये कोरोना की इस तरह वो फ्री मैसन वाले में अपने मौके पे कायम हूँ, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया है, इसका कोई नया वर्जन निकाला है कि कोरोना जो है वो उसका ये हल है, कोरोना से इतनी बात हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब पूरी दुनिया में WHO की हिदायत के मुताबिक अब क्या कोई हार्ट अटैक से नहीं मर रहा, कोई ब्रेन हेमरेज से नहीं मर रहा, कोई कैंसर से नहीं मर रहा, सारे कोरोना से मर रहे हैं। बाकी पेशेंट कहाँ गए जो रोज अमवात होती थी पूरी दुनिया में, उनका तो जिक्र नहीं हो रहा। अब मेरे ख्याल प्रचार ज्यादा किया जा रहा है और खौफ में मुब्तला किया जा रहा है कि जिस तरह के मैंने आपको प्रोग्राम में के स्टार्ट में तो शायद बात नहीं हो सकी, 7 अरब आबादी है दुनिया की। फ्री मैसन का प्लान ये है कि वो इसको 1.5 अरब पे ले आए, इस आबादी को, दुनिया की आबादी को। हाँ जी, और ये कोरोना की बदौलत वो ये काम करना चाहते हैं। और फिर अगले प्रोग्राम में, फिर अभी आपके पास वक्त नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि इनके पीछे उनके मकासद क्या है। मकासद क्या, बिल्कुल मुहर्रिकात और इनकी क्या वजह है जिसकी वजह से ये प्लान किया गया है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान जवाद बाकी को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और